स्टूडेंट्स, अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वाले हैं जिसमें इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के एमसीक्यू क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये अगले 15 मिनट का लेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। बेस्ट लेक्चर आपका होने वाला है, 15 मिनट्स का सिर्फ है। और पूछे जाने वाले सारे एमसीक्यूज मैं आपका इंडेक्स बिल्ड करा दूंगी पूरा इस तरीके से। जो इंडेक्स होता है 2-3 पेजेस का, उसी के अंदर मैं आपको सारे कीवर्ड्स लिखवा दूंगी जहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सारे केस लॉज लिखवा दूंगी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट, सबसे बेसिक क्वेश्चन भी हम हर एक बेसिक क्वेश्चन भी इसके अंदर बताऊंगी। तो सारे बेसिक क्वेश्चन भी कवर करेंगे, सारे कीवर्ड्स भी कवर करेंगे और सारे केस लॉस भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले इन्फोर्समेंट की बात कर लेते हैं। इन्फोर्समेंट अगर स्टूडेंट्स देखें तो 1 सितंबर ईयर आपका सेम रहेगा, ठीक। और ऐसे ही अगर हम इनैक्टमेंट की बात करें, स्टूडेंट्स, तो वो रहेगा 25 अप्रैल 1872। ईयर इज सेम, ठीक। उसके बाद एक टर्म आ जाती है, देखिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है तो टर्म आ जाएगी कॉन्ट्रैक्टस। कॉन्ट्रैक्टस का मतलब क्या होता है? टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। तो आप ये टर्म भी लिख लेना, कॉन्ट्रैक्टस, टू वर्क ऑन कॉन्ट्रैक्ट। फिर एक लीगल मैक्सिम आएगा, पैक्टा सन सर्वांडा। इसका मतलब होता है एग्रीमेंट टू बी केप्ट, ठीक है। हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो। उसके बाद आ जाता है कंसेंसस एट ईडम। इसका मतलब है मीटिंग ऑफ माइंड्स, आप लिख लीजिए। उसके बाद आ जाता है एक और लीगल मैक्सिम, क्वांटम मेरिट, लैटिन टर्म है ये। इसका मतलब है एज मच एज अर्न्ड, ठीक है। उसके बाद आता है क्विड प्रो क्वो। क्विड प्रो क्वो, क्विड प्रो क्वो का मतलब है स्टूडेंट समथिंग इन रिटर्न, समथिंग इन रिटर्न। तो ये थोड़े से लैटिन टर्म्स या कुछ मैक्सिम्स थे। अब हम सीधा चलते हैं इसके प्रियम्बल पे। देखिए प्रियम्बल से भी क्वेश्चन बनता है। सो प्रियम्बल में क्या लिखा है कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस है उनको क्या करता है? डिफाइन करता है एंड अमेंड करता है, ठीक है। फिर उसके बाद शॉर्ट टाइटल की बात करें तो शॉर्ट टाइटल आपको पता है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है और ये होल ऑफ इंडिया पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था, ठीक है। तो उसके बाद ये होल ऑफ इंडिया पे अप्लाई करता है। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे सेविंग क्लॉज। देखिए सेविंग क्लॉज सबका सेम रहता है। सेविंग क्लॉज में क्या लिखा है कि कोई भी एक्ट, रेगुलेशन, स्टैट्यूट, कस्टम या फिर यूजेज है और वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के साथ इनकंसिस्टेंट नहीं है, तो ये एक्ट उसको टच नहीं रहेगा, वो सेव ही रहेंगे, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटरप्रिटेशन क्लॉज। यहाँ पे आपको ए से लेकर जे तक डेफिनेशंस हैं जो कि आपको कैसे याद करनी है। उसके लिए मैं आपको एक छोटी सी यहाँ पे स्टूडेंट्स ट्रिक बता देती हूँ जो कि इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ठीक है। देखिए इसमें आपको क्या करना है, बहुत सिली हो सकता है आपको लगे पर इंपॉर्टेंट है। देखिए पी कार, कार क्या करती है? पी और उसके बाद कार। तो यानी कि पी से प्रपोजल, पी से प्रॉमिस, पी से प्रॉमिसी प्रॉमिसर, सी से कंसिडरेशन, ए से अग्रीमेंट, ठीक है। सो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं अल्फाबेट्स भी लिख देती हूँ, ABCDE और F से रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, ठीक। पी कार, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें GHI और J, आई होप आपको स्क्रीन पर दिख रहा हो। तो G वॉइड हो जाता है, I वॉइडेबल हो जाता है, H हम सबको पता है वो एग्रीमेंट जो कि लीगली इन्फोर्सेबल है, और J, ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट विथ सीज इज टू बी इन्फोर्सेबल। तो GHIJ आपको याद करना है। पी कार, ऊपर आपको ट्रिक से ये याद हो जाएगा। अब आगे चलते हैं, हो सकता है सबकी अपनी अलग ट्रिक हो बट मेरे को तो ये सूटेबल लगी। तो आगे चलते हैं, चैप्टर 1 यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे बात हो रही है कि कम्युनिकेशन, एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स, ठीक है।
तो कम्युनिकेशन एक्सेप्टेंस एंड रेवोकेशन ऑफ प्रपोजल्स कैसे होती है? तो देखिए, कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट, ऑफर की कम्युनिकेशन कब कंप्लीट हो जाती है? जब वो सामने वाले की नॉलेज में आ जाता है। तो आप लिख सकते हो ऑफर के आगे ऐसे नॉलेज करके। और साथ ही साथ एक्सेप्टेंस कब हो जाती है पूरी उस पर्सन के अगेंस्ट जो एक्सेप्ट कर रहा है, वो तब हो जाती है जब वो ट्रांसमिशन में है, जब उसने पोस्ट कर दिया। ठीक, तो एक्सेप्टेंस उस पर्सन के अगेंस्ट जिसने पोस्ट करा है, ठीक है, तो वो तब हो जाती है जब उसने ट्रांसमिशन में डाल दिया है, पोस्ट कर दिया है। और जिसने प्रपोजल दिया उसके अगेंस्ट कब होती है? जब उसको नॉलेज आ जाती है। तो दोनों बातों को ध्यान रखना। रेवोकेशन कैसे कर सकते हो? इसके 4 क्लॉजेस हैं। रेवोकेशन हाउ मेड नोटिस से, टाइम, कंडीशंस, डेथ एंड इंसैनिटी। तो ये कीवर्ड्स हैं जो आप इंडेक्स में लिख लोगे तो आपको पूरा का पूरा बैराक बार बार खोल के रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको जल्दी से ये रिवाइज हो जाएगा। उसके बाद हम 7th की बात करें, एक्सेप्टेंस मस्ट बी अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट। अनक्वालिफाइड एंड एब्सोल्यूट आप लिख लीजिए यहाँ पर। उसके बाद प्रॉमिस जो है एक्सप्रेस होना चाहिए या फिर इम्प्लाइड होना चाहिए। चैप्टर 2 पे चलते हैं। व्हाट एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। तो सबसे पहली बात तो फ्री कंसेंट होनी चाहिए, कॉम्पिटेंट होनी चाहिए पार्टीज। तीसरी बात लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए वो होना चाहिए, ठीक है, और लॉफुल कंसीडरेशन होनी चाहिए। तो वो जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। आगे अगर हम चले, कॉम्पिटेंट पार्टीज कौन होती हैं? तो मेजर होनी चाहिए, साउंड माइंड की होनी चाहिए, डिसक्वालिफाइड नहीं होनी चाहिए, एलियन एनिमी नहीं होनी चाहिए, कन्विक्स नहीं होने चाहिए, फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर्स नहीं होने चाहिए। उसके बाद 12 पे चलते हैं। व्हाट इज साउंड माइंड फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग। कंसेंट क्या होता है? कंसेंट, देखिए कंसेंट जो होता है दैट मीन्स फ्री कंसेंट, यानी कि कंसेंसस एट इडम, कंसेंसस एट इडम, जो मैंने आपको ऊपर भी बताया था, मीटिंग ऑफ माइंड्स। तो मीटिंग ऑफ माइंड्स कब होगी? जब वो इन सब चीजों से अफेक्टेड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन बेसिकली क्या समझ सकते हैं? क्वेश्चन मतलब कि थ्रेट अकम्पनीड बाय आईपीसी, ऐसा लिख सकते हैं हम इसे। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है? जहां पे एक जो पार्टी, वन पार्टी इज इन डोमिनेटिंग पोजीशन, एक पार्टी डोमिनेट करती है दूसरे को, ठीक है, तो वो होता है अनड्यू इन्फ्लुएंस। फ्रॉड क्या होता है? फ्रॉड में डेरी वर्सेस पीक, डेरी वर्सेस पीक का बहुत इंपॉर्टेंट जो है एक केस लॉ है। और फ्रॉड क्या होता है कि भाई कुछ कंसील किया है, ठीक है, एक्टिव कंसीलमेंट किया है, ठीक है, इंटेंशन नहीं था स्टार्टिंग से परफॉर्म करने का, नो इंटेंशन टू परफॉर्म। और तीसरा क्या है? डिसीव करना। तो ये होता है फ्रॉडुलेंट। ठीक, अब फ्रॉडुलेंट से इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स और भी चीजें हैं। क्या? फ्रॉडुलेंट कब होगा? जब ड्यूटी टू स्पीक होगी। अगर ड्यूटी टू स्पीक नहीं है तो यानी कि सामने वाले ने कुछ एक्टिवली कंसील करके कोई फ्रॉड नहीं किया है। तो मेयर साइलेंस जो है इज नॉट फ्रॉड, मेयर साइलेंस इज नॉट फ्रॉड अनलेस देयर इज द ड्यूटी टू स्पीक, ठीक है। और उसी के साथ एक फिड्यूशरी रिलेशनशिप में ये जो ड्यूटी होती है, ड्यूटी टू स्पीक, ये अपने आप आ जाती है। अगर यहाँ पे मेयर साइलेंस रखा दैट इज फ्रॉड, बिकॉज वो ट्रस्ट पे बिल्ड है, ठीक है, ट्रस्ट पे भी चुप रहे, पूछने के बिना, पूछे बिना ही, इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द अदर पर्सन फिड्यूशरी रिलेशनशिप में टू टेल समथिंग, ठीक है, ड्यूटी टू स्पीक विदाउट इवन आस्किंग। तो फिड्यूशरी रिलेशनशिप होता है क्योंकि बेस्ड ऑन ट्रस्ट। तो इसमें एक लीगल टर्म है, लैटिन टर्म है जो कि है उब्रीमा फाइड, ठीक है, जिसको कहते हैं फिड्यूशरी रिलेशनशिप में ड्यूटी टू स्पीक है विदाउट इवन आस्किंग। उसके बाद अगर हम यहाँ पर चले 19th पे स्टूडेंट्स, 19th पर चले तो यहाँ पे 2 इलस्ट्रेशन है, इलस्ट्रेशन ए और बी आपको पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ये एग्रीमेंट वॉइड वेयर बोथ पार्टीज आर मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है मिस्टेक ऑफ लॉ का? नॉट वॉइडेबल, नॉट वॉइडेबल। और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का है वॉइड, मिस्टेक ऑफ लॉ का है नॉट वॉइडेबल। तो ये बात आपको याद रखनी है। आगे चलते हैं।
जल्दी से आगे चलते हैं। ठीक है, 24 पे स्टूडेंट्स, 24 पे अगर हम चले तो एग्रीमेंट वॉइड हो जाते हैं इफ कंसीडरेशन आर ऑब्जेक्ट्स आर अनलॉफुल इवन इन पार्ट। ठीक है, 23 कह रहे कौन से ऑब्जेक्ट्स एंड कंडीशंस लॉफुल है, कौन से नहीं है। तो कौन से नहीं है, जो कि फॉरबिड बाय लॉ है, जो कि फ्रॉडुलेंट है, जो कि इमोरल एक्ट करने का मोटिव रखते हैं अगेंस्ट द पब्लिक पॉलिसी, तो ये नहीं है। और इसमें इलस्ट्रेशंस भी हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको पढ़नी रहेंगी। नेक्स्ट पे चलते हैं 24 पे, इसकी भी इलस्ट्रेशंस इंपॉर्टेंट है जो आपको पढ़नी है। नेक्स्ट पे चलते हैं 25। ठीक है, 25 इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। ये कह रहे हैं एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन। हमने एसेंशियल्स में पढ़ा था कि जो एग्रीमेंट में कंसीडरेशन होगा वो आगे जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, लेकिन यहाँ पे कुछ एग्रीमेंट जिसमें कंसीडरेशन भी नहीं होते, जैसे कि लव एंड अफेक्शन, गिफ्ट, चैरिटी, पास्ट वॉलेंट्री सर्विसेज, टाइम बार्ड जो होते हैं, वो सारे एग्रीमेंट्स भी यहाँ पर वैलिड हैं 25 में। तो ये कुछ एक्सेप्शन होते हैं। तो इसमें एक लैटिन टर्म भी है, न्यूडम, न्यूडम पैक्टम, न्यूडम पैक्टम। ठीक है, जिसका मतलब है बेयर एग्रीमेंट भी वैलिड है चाहे उसमें कंसीडरेशन नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं 26। 26 पर अगर हम चले, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज जो है वॉइड है, लेकिन इसका एक्सेप्शन है माइनर। अब आगे चलते हैं एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, ये भी वॉइड होता है, लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है गुडविल। गुडविल जब सेल की जाती है तो उस पर रिस्ट्रेन लगाया जा सकता है। 28 पे चले तो ये सब रीडिंग वाले हैं, बस आप इनका हेड्स याद रखना, तो बस इतना काफी है। ऑल्सो 29 के अंदर कुछ इलस्ट्रेशंस हैं, ये आपको देखने हैं। ठीक है, और इसके अंदर भी ये है वैसे तो वे बाय वेजरिंग जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो वॉइड होते हैं, एग्रीमेंट्स जो होते हैं वो वॉइड होते हैं, लेकिन हॉर्स रेसिंग और स्टेट लॉटरी, स्टेट लॉटरी जो है इसका जो है एक्सेप्शन है। अब जल्दी से आगे चलते हैं, कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो ये कहाँ है, सेक्शन नंबर आपको पता होना चाहिए कौन से होते हैं। तो ये किसी इवेंट के हैपनिंग या नॉन हैपनिंग पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपको 34 के अंदर कुछ इलस्ट्रेशन है वो पढ़ने हैं, 35 का इलस्ट्रेशन ए है वो आपको पढ़ना है, ये बस हेडिंग से देख लो। इम्पॉसिबल इवेंट्स को करने के लिए कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो वॉइड हो जाते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, इसके अंदर इलस्ट्रेशन बी आपको पढ़ना है, उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। और ऑब्लिगेशन ऑफ पार्टीज टू परफॉर्म, अगर प्रोमिसर की डेथ हो जाती है उनके इसमें कौन परफॉर्म करेगा, तो उनका एलआर जो है परफॉर्म करेगा। ठीक है, 41 में इफेक्ट जो है एक्सेप्टिंग परफॉर्मेंस फ्रॉम थर्ड पार्टी, तो उसमें असाइनमेंट हो जाता है। यहाँ पे सेक्शन नंबर 42, ये नंबर आपको याद रखना है, सेक्शन नंबर आपको याद रखना है। डिवोल्यूशन ऑफ जॉइंट लाइबिलिटीज कौन से सेक्शन में है ये पूछा जाता है। एंड 43 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आपको रीड करना है। इसके अंदर इलस्ट्रेशन भी है, तो आपको वो इलस्ट्रेशन भी पढ़नी है, वहां से क्वेश्चन आता है। 45 भी डायरेक्ट ये जो है पूछ लिया जाता है। क्यों पूछा जाता है 42 और 45, आप ये देखेंगे कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि स्टूडेंट्स को, ये जॉइंट राइट्स के बारे में बात करता है और ये जॉइंट लाइबिलिटीज, तो यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए यहाँ पर ये पूछा जाता है। ठीक है, 46 की अगर हम बात करें, 46 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट्स ये बात करता है टाइम ऑफ परफॉर्मेंस। तो जब परफॉर्मेंस का एग्रीड डेट है या तो उसी पे करोगे या फिर रीजनेबल टाइम पे करोगे। अब रीजनेबल टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन ऑफ फैक्ट होता है। रीजनेबल टाइम इज क्वेश्चन ऑफ फैक्ट, और यहाँ पे की वर्ड है रीजनेबल टाइम पे परफॉर्मेंस करोगे अगर नॉट डिसाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट, इफ इट इज नॉट डिसाइडेड इन टू द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद 51 में आप इलस्ट्रेशंस पढ़ सकते हो, 52 में इलस्ट्रेशन पढ़ सकते हो, 53 में आप ये प्रिवेंटिंग इवेंट जो है इस टर्म को सर्कल कर सकते हो। ठीक है, 54 के अंदर इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो इलस्ट्रेशन आपको इसके अंदर से पढ़ लेनी है। 55 का सेक्शन नंबर याद रखना है, अगर टाइम इज द एसेंस पूछ ले कहाँ पे दिया गया है तो आपको पता होना चाहिए कि 55 में दिया गया है टाइम इज द एसेंस, तो यहाँ पे वॉइडेबल इसका इफेक्ट होता है, वॉइडेबल। ठीक है, फोर्स मेजोर क्लॉज से रिलेटेड सेक्शन नंबर 56 है, इसको क्या कहते हैं, फोर्स मेजोर जो क्लॉज होता है
जो इम्पॉसिबल एक्ट अब हो गया, या तो पहले ही से ही था या फिर बाद में जाके उसका परफॉर्म करना इम्पॉसिबल हो गया है, तो उसको कहते हैं फोर्स मेजोर क्लॉज या फिर डॉक्ट्राइन ऑफ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, इसके अंदर भी काफी सारे इलस्ट्रेशन हैं जो कि आपको पढ़ लेने हैं। उसके बाद अगर हम चले स्टूडेंट्स, तो उसके बाद अगर हम चले तो ये भी, यहाँ से भी इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं इन दोनों से, ये भी आप देख सकते हो। अप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट्स, कैसे कैसे अप्रोप्रिएशन होगी, तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि सबसे पहले कहाँ पे डिस्चार्ज होंगी, फिर उसके बाद कैसे पेमेंट डिस्चार्ज होगी। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, इसको सिर्फ आप रीड कर लेना, ऐसे कोई इसके अंदर कीवर्ड्स नहीं है। तो देखो, नोवेशन रिसेशन ऑल्ट्रेशन का ये मीनिंग पूछ लेते हैं। तो नोवेशन मतलब न्यू टर्म्स, रिसेशन मतलब रिसेंट करना, और ऑल्ट्रेशन मतलब मॉडिफाई करना। तो इसका डिफरेंस रहेगा इन तीनों टर्म्स का। उसके बाद 65 आप पढ़ोगे, ऑब्लिगेशन उस पर्सन की जिसको एडवांटेज जो है रिसीव हुई है अंडर वॉइड एग्रीमेंट, तो रिस्टोर किया जाएगा, उस पर्सन को रिस्टोर किया जाएगा या फिर कंपनसेट किया जाएगा, जितना की बेनिफिट रिसीव हुआ है उसको रिस्टोर करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चले तो नेक्स्ट चैप्टर, जो चैप्टर 5 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं है ये, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट से रिजेंबल करते हैं। तो ये क्या है, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हमने वैसे तो कहा कि माइनर लाइबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे 68 में देखेंगे तो लाइबल हो जाता है वो पर्सन जो कि इनकेपेबल है ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, यानी कि माइनर या अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति, इवन उसको नेसेसिटी सप्लाई की गई है तो वो लाइबल हो जाता है। 68 में 69 है, रीइंबर्स करेगा वो पर्सन, यानी कि वो पर्सन जो थर्ड पर्सन की जिसने लाइबिलिटी भरी है, इसको कहते हैं अनजस्ट इनरिचमेंट। ठीक है, अनजस्ट इनरिचमेंट, नो बेनिफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। तो अगर अनजस्ट इनरिचमेंट का सेक्शन पूछ ले तो 69, इसका मतलब है नो बेनिफिट ऑन द कॉस्ट ऑफ अदर। ठीक है, उसके बाद हम 71 इंपॉर्टेंट है, फाइंडर ऑफ गुड्स के बारे में पूछ ले, एज अ बेली, नॉन ग्रेशियस एक्ट के बारे में पूछ ले, तो बस ये सिर्फ हेडिंग बेस्ड है। ठीक है, 73 एक जनरल सेक्शन है जिसमें आप डैमेजेस के लिए स्यू करोगे, अगर ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट में डिसाइडेड है, स्टिपुलेटेड है, लिक्विडेट कर रखा है कि किसी ने ब्रीच किया तो उसको इतनी कंपनसेशन भरनी पड़ेगी। तो 74 में और 75 में वो पार्टी जो रिसेंट करा सकती है कॉन्ट्रैक्ट को राइटफुली, वो स्यू करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली 74 में कॉम्प्रोमाइज डिक्री या फिर जनरल डैमेज जो होता है, ये यहाँ पे जाता है जो लिक्विडेटेड होता है। जनरल डैमेज का सेक्शन 73 है, जहाँ पे स्पेशल डैमेज जो है नोन है एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो भी आ जाएगा इसके अंदर। और बस ये तो इतना ही है। आगे चलते हैं कॉन्ट्रैक्ट 2 पे, जो नेक्स्ट पार्ट है कॉन्ट्रैक्ट का, इंडेमनिटी एंड गारंटी। ये रहा, इंडेमनिटी एंड गारंटी। यहाँ पे आपको मीनिंग पता है, इंडेमनिटी का मतलब कवर करता है लॉस, इसमें इंडेमनीफायर होता है, इंडेमनिटी होल्डर होता है, दो पार्टीज होती है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, और इस सिक्योरिटी नेचर का जो है कॉन्ट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो इसके अंदर तीन पार्टीज हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, सॉरी, गारंटी में तीन पार्टीज हैं, ये आपको याद रखना है, यहाँ पे दो पार्टीज है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद श्योरिटी की लाइबिलिटी को एक्सटेंसिव होती है, जैसे कि एक प्रिंसिपल डेटर की होती है वैसी होती है। कॉन्टिन्यूइंग गारंटी क्या होती है, सीरीज ऑफ जो ट्रांजैक्शन है। इसके अंदर जो है 130 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एक केस है, डारिस वर्सेस ऑक्सफोर्ड वर्सेस डारिस का, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद 140 पे जो है डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन आ जाती है, 140 पे। तो डॉक्ट्राइन ऑफ सब्रोगेशन कहाँ है, 140 आपको याद रखना है डॉक्ट्राइन की वजह से। उसके बाद 141 से लेकर यहाँ तक जो भी है, ये इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट, तो ये आपको जरूर पढ़ना है। उसके बाद बेलमेंट वाले कंसेप्ट पे चलते हैं, बहुत सिंपल है ये भी। बेलमेंट 148 ये बात करता है डिलीवरी ऑफ गुड्स, किसी दूसरे को किया है हमने कंसीडरेशन के लिए या विदाउट कंसीडरेशन भी ये हो सकता है।
गुड्स टू बी रिटर्न, तो उसको बेलमेंट कहते हैं। 159 में जो है रिस्टोरेशन दे रखा है, रिस्टोरेशन, इसको एक्सेप्शन भी कह सकते हो आप। नेक्स्ट पे चलते हैं, बस ये रीड करने के लिए है। नेक्स्ट पे चलते हैं अगर, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ जाता है प्लेज। देखिए मॉर्टगेज आपने सुना है, तो मॉर्टगेज होता है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, मूवेबल प्रॉपर्टी को होता है गिरवी रखने को, उसको बोलते हैं प्लेज, अगर मूवेबल प्रॉपर्टी का किया है तो। ठीक है, तो उसको प्लेज बोलते हैं। पॉनर और पॉनी, इसमें दो पार्टीज होते हैं, बस मूवेबल प्रॉपर्टी के गिरवी रखने को प्लेज बोलते हैं। ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिक्योरिटी ऑफ वैल्यू इसके अंदर है, ट्रांसफर हो रही है पोजेशन, ओनरशिप नहीं। अब जल्दी से एजेंसी के टॉपिक पे चलते हैं। एजेंसी के, तो हु में एम्प्लॉय एजेंट, तो यहाँ पे भी वही है कि मेजर और साउंड माइंड का होना चाहिए। हु में भी एजेंट कोई भी पर्सन हो सकता है। कंसिडरेशन इज नॉट नेसेसरी। ठीक है, एजेंट की अथॉरिटी क्या होती है इमरजेंसी में, ये आपको रीड करना है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है। ठीक है, इसके बाद 191 192 ये आपको बेसिकली बस सिंपली रीड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की होगी अगर उसने बिल्कुल रॉन्ग और फ्रॉड किया है तो। ठीक है, 194 में एक इलस्ट्रेशन है ए वाला, ये आपको पढ़ना है। सब्सटीट्यूटेड एजेंट यहाँ पर आपको रीड करना है। उसके बाद 201 पे चलते हैं डायरेक्ट। 201 पे टर्मिनेशन ऑफ एजेंसी, इसमें इलस्ट्रेशंस देखने हैं और टर्मिनेशन के ग्राउंड्स देखने हैं। ठीक है, रेवोकेशन बाय प्रिंसिपल जो है वो खुद कर सकता है। अगर एजेंट या प्रिंसिपल दोनों में से किसी की डेथ हो जाती है या फिर इंसेन हो जाते हैं तो, अगर एजेंट अनाउंस कर देता है वर्ल्ड को तो भी, और जो प्रिंसिपल है अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद 202 के अंदर स्टूडेंट्स आपको इलस्ट्रेशन क्वेश्चन पढ़ने, इलस्ट्रेशंस देखने हैं। ठीक है, 203 आपने जरूर रीड करना है। 206 इम्पोर्टेंट है, 209 इम्पोर्टेंट है। ठीक है, 2012 स्किल्स एंड डिलीजेंस रिक्वायर्ड फ्रॉम एजेंट, एजेंट्स के अकाउंट्स के बारे में कौन सा सेक्शन है डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। 213 एंड 215 इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ठीक है, राइट ऑफ प्रिंसिपल व्हेन एजेंट डील्स ऑन हिज ओन अकाउंट इन बिजनेस ऑफ एजेंसी विदाउट प्रिंसिपल्स कंसेंट, तो इसका क्या इफेक्ट है। 220 में मिसकंडक्ट की ये बात आ जाती है और यहाँ पे इलस्ट्रेशन है, वो आपको देखना है। इलस्ट्रेशन बेस्ड क्वेश्चन आता है। 222 223 इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, एजेंट टू बी इंडेमनीफाइड अगेंस्ट कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एक्ट्स डन इन गुड फेथ, तो ये इंपॉर्टेंट है। कौन से सेक्शन में आते हैं ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 233 सीधा इंपॉर्टेंट है। 233 सीधा इंपॉर्टेंट है, राइट ऑफ पर्सन डीलिंग विद एजेंट पर्सनली लाइबल। उसके बाद क्वेश्चन आते हैं स्टूडेंट्स यहाँ से, इन दोनों सेक्शंस में से, तो ये दोनों सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। ये बात करता है लाइबिलिटी ऑफ प्रिंसिपल इंड्यूसिंग बिलीव दैट एजेंट अनऑथराइज्ड एक्ट्स वर ऑथराइज्ड, और लास्ट है इफेक्ट ऑन एग्रीमेंट ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन और फ्रॉड बाय एजेंट। तो यहाँ से ये पूरा मैंने आपको एरिया बता दिया जहाँ से जो है क्वेश्चंस आते हैं, और बीच बीच में मैंने आपको लैटिन मैक्सिम्स भी बताया जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब हम सीधा कुछ 10-15 केसेस देख लेते हैं जो कि डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आप नोट डाउन कर सकते हो। रामजी दयावाला एंड सन्स इन वर्सेस इन्वेस्ट इम्पोर्ट, ये इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट का जो है केस है। अगला है ललमन शुक्ला वर्सेस गौरीदत्त, ये कम्युनिकेशन ऑफ ऑफर का है। नेक्स्ट पे चलते हैं फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूथ कैश केमिस्ट, तो ये इनविटेशन टू ऑफर का एक लैंडमार्क केस है, ये भी हम सबको पता है। Reselect move 1995 silence is sufficient acceptance। कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी, तो ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में। फेल्ट हाउस वर्सेस बिनले, ये भी आप बताओगे। पॉवल वर्सेस ली, एक्सेप्टेंस बाय एक्सेप्टर हिमसेल्फ। ठीक है, जेके एंटरप्राइज वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी, एक्सेप्टेंस बाय पोस्ट का केस है। भागवन दास जी केडिया वर्सेस गिरधर लाल, एक्सेप्टेंस बाय टेलीफोन का केस है। उसके बाद कंसिडरेशन के कुछ केसेस है। केदारनाथ वर्सेस गौरी मोहम्मद, दोसा स्वामी अय्यर वर्सेस अरुणाचला अय्यर, अब्दुल अजीज वर्सेस मासूम अली, और वेंकटा चनैया राम
वर्सेस वेंकटेश्वर रमैया गारू। तो इसमें केस है प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आते हैं प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के और बहुत सारे केसेस, जहाँ पे स्ट्रेंजर जो है बेनिफिशियरी था, तो यहाँ पे ट्विडल वर्सेस एटकिंसन का केस है, ठीक है। डनलुप टायर वर्सेस सेल्फ्रिज, जमुना दास वर्सेस राम अवतार का केस है यहाँ पर। ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैन बेगम, रोज वर्सेस जोसफ, शुभू अमल वर्सेस सुब्रमण्यम और देवराजा वर्सेस रामाकृष्णन। तो ये सारे पार्ट्स में मैंने आपको केस लॉज बताए, ठीक है। सो वीडियो को स्लो करके लिख लेना, ठीक है, क्योंकि क्विक रिवीजन थी तो मैंने आपको क्विकली बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, कहाँ कहाँ से आ सकते हैं, कीवर्ड्स लिखवा दिए। आपको कैसा लगा लेक्चर कमेंट सेक्शन में बताना, क्विक रिवीजन के लिए अप्रोप्रिएट है या नहीं। इंडेक्स में ही आप अब सब कुछ लिख लोगे कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं, और क्विकली रिवाइज करते रहोगे एग्जाम से पहले बार बार इसी इंडेक्स को। कमेंट सेक्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डाल दूंगी, वहां से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। सब्सक्राइब कर दो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर स्टूडेंट्स।